पोकेमॉन एक ऐसा नाम है जिसे शायद ही कोई न जानता हो, पर इस पूरी दुनिया में एक ऐसा कैरेक्टर है जो सबसे अलग, सबसे ऊपर खड़ा है, पिकाचू। आज हम यही पता लगाने वाले हैं कि आखिर कैसे ये छोटा सा पीला चूहा एक ग्लोबल सेंसेशन बन गया, इतना कीमती कि इसका सिर्फ एक कार्ड किसी आलीशान घर से भी ज्यादा महंगा है। तो सवाल यही उठता है कि कागज का एक टुकड़ा, मतलब एक सिंगल कार्ड, आखिर इतना कीमती कैसे हो सकता है। और हम यहाँ कुछ हजार या लाख की बात नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, $60 लाख, ये दुनिया के सबसे महंगे पोकेमॉन कार्ड की कीमत है। यकीन करना मुश्किल है ना? ये अब सिर्फ एक खिलौना नहीं है, ये एक कल्चरल खजाना बन चुका है। तो इस हैरान कर देने वाली कीमत के पीछे आखिर वजह क्या है? इसे समझने के लिए हमें सिर्फ कार्ड को नहीं, बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी को समझना होगा। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। $60 लाख का चूहा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस सबसे रेयर कार्ड से जो इस पूरे फिनोमिनन के टॉप पर है। तो ये है वो मशहूर कार्ड पिकाचू इलस्ट्रेटर। ये कार्ड 1998 में जापान में एक आर्ट कंपटीशन के विजेताओं को दिया गया था, और इसे डिजाइन किसी और ने नहीं बल्कि खुद पिकाचू के क्रिएटर अत्सुको निशिदा ने किया था। माना जाता है कि दुनिया में इसकी सिर्फ 39 कॉपीज ही मौजूद हैं, और यही वजह है कि इसकी एक परफेक्ट कंडीशन वाली कॉपी $6.5 लाख में बिकी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक आकस्मिक आइकॉन। पिकाचू की ये जो शोहरत है ना, ये कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं थी। सच तो ये है कि ये बस हो गया। क्या किसी को पता है कि पोकेमॉन का ओरिजिनल मैस्कॉट पिकाचू नहीं बल्कि क्लिफेरी होने वाला था? जी हाँ, मंगा सीरीज में तो क्लिफेरी ही मेन कैरेक्टर था, लेकिन जब टीवी शो यानी एनिमे बनाने की बात आई तो प्रोड्यूसर्स ने पिकाचू को चुना। खुद पोकेमॉन के क्रिएटर सातोशी ताजिरी ने बताया था कि पिकाचू को इसलिए चुना गया क्योंकि वो लड़कों और लड़कियों दोनों को पसंद आ रहा था। प्रोड्यूसर्स को लगा कि पिकाचू बच्चों को एक प्यारे पालतू जानवर की फील देगा, और उनका ये अंदाजा बिल्कुल सही निकला। अब यहाँ एक वाकई दिलचस्प बात है, और वो है पिकाचू की डिजाइन की कहानी। शुरुआत में पिकाचू का कॉन्सेप्ट एक जापानी मिठाई दाईफुकू जैसा था। फिर डिजाइनर आत्सुको निशिदा ने इसे एक गिलहरी का रूप दिया, क्योंकि उन्हें गिलहरियां बहुत पसंद थीं। गिलहरियों के गालों में खाना भरने की आदत, वहीं से पिकाचू के इलेक्ट्रिक गालों का आइडिया आया। है ना कमाल की बात? और आखिर में क्रिएटर सातोशी ताजिरी ने इसे एक इलेक्ट्रिक माउस का फाइनल टच दिया। इसे बनाने वाली डिजाइनर अत्सुको निशिदा बहुत ही प्राइवेट इंसान है। कहा जाता है कि एक इंटरव्यू के दौरान तो वो एक बहुत बड़े पिकाचू के खिलौने के पीछे ही छिपी रहीं। ये छोटी सी बात उस इंसान के बारे में बहुत कुछ बताती है जिसने इतना आइकॉनिक कैरेक्टर बनाया। ठीक है, तो एक प्यारा सा कैरेक्टर तो बन गया, पर उसे पूरी दुनिया में फेमस कैसे किया गया? यहीं पर आती है असली मार्केटिंग की कहानी। पोकेमॉन को जापान से बाहर सफल बनाने के लिए मेकर्स को एक बहुत बड़ा चैलेंज पार करना था। उन्हें इसमें से इसकी जापानी पहचान को थोड़ा कम करना था, जिसे सांस्कृतिक गंध भी कहते हैं। इसे कहते हैं कल्चरल डीओडराइजेशन। मतलब सीधा सा है, किसी भी प्रोडक्ट से वो चीजें हटा देना जो सिर्फ एक देश के लोग समझें, ताकि वो पूरी दुनिया को अपना सा लगे। जैसे पोकेमॉन के अमेरिकन वर्जन में जापानीज राइस बॉल्स को सैंडविच बना दिया गया और जापानीज लिखावट वाले साइन बोर्ड्स हटा दिए गए। और इसी ग्लोबलाइजेशन की रणनीति ने जापान के एक छोटे से पीले चूहे को इतना बड़ा बना दिया कि वो मिकी माउस जैसे ग्लोबल आइकॉन को टक्कर देने लगा। ये दिखाता है कि कैसे एक लोकल आइडिया सही बदलाव के साथ ग्लोबल बन सकता है। तो कल्चरल वैल्यू तो समझ आ गई, पर किसी कार्ड की पैसों में कीमत कैसे तय होती है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, किसी भी ट्रेडिंग कार्ड की कीमत कई बातों पर डिपेंड करती है। जैसे, क्या उसकी बहुत कम कॉपीज छापी गईं? क्या उसमें कोई प्रिंटिंग की गलती है? क्या वो किसी खास इवेंट में दिया गया था? या फिर क्या वो किसी अनोखी चीज जैसे 24 कैरेट सोने से बना है? तो अब इन उदाहरणों से समझते हैं पिकाचू इलस्ट्रेटर कार्ड इतना महंगा क्यों है। क्योंकि वो एक खास इवेंट का था और दुनिया में सिर्फ 39 ही हैं। वहीं रेड चीक्स पिकाचू एक प्रिंटिंग एरर की वजह से कीमती है, और एक 24 कैरेट सोने का पिकाचू कार्ड वो अपनी बनावट की वजह से करीब $30,000 का है। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि अलग-अलग फैक्टर्स कैसे एक कार्ड की कीमत तय करते हैं। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, पिकाचू की विरासत।
पिकाचू सिर्फ एक पुराना ट्रेंड नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो आज भी जिंदा है। पर वक्त के साथ ये आइकॉन बदला कैसे है? अगर किसी ने 90s के दशक का ओरिजिनल पिकाचू देखा हो तो वो काफी गोल-मटोल, मतलब चंकी सा था। लेकिन धीरे धीरे इसका डिजाइन भी बदला। आज का पिकाचू थोड़ा पतला है और ज्यादा सीधा खड़ा होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि कंपनी अपने इतिहास को भूली नहीं है। पुराने फैंस की नॉस्टैल्जिया को ध्यान में रखते हुए हाल की गेम्स में वो ओरिजिनल चंकी पिकाचू वापस आया है, जाइगैंटामैक्स फॉर्म में। यह दिखाता है कि इस कैरेक्टर की विरासत कितनी गहरी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक पिकाचू कार्ड की जो कीमत है वो सिर्फ गत्ते की नहीं है, वो कीमत है उस कैरेक्टर की अनोखी कहानी की, उसकी जबरदस्त ग्लोबल मार्केटिंग की और दशकों से बच्चों और बड़ों के दिलों में उसकी जगह की। ये इन सब चीजों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर पिकाचू हमारी पीढ़ी की सबसे कीमती यादों में से एक है, तो आने वाली पीढ़ी के लिए वो कौन सी चीज होगी जो सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि उनके पूरे बचपन का एक हिस्सा बन जाएगी?